सोचिए, एक देश की सबसे बड़ी रूल बुक, उसका संविधान। पर क्या हो जब समाज बदल जाए, जरूरतें बदल जाएं और वो रूल बुक पुरानी लगने लगे। चलिए आज पता लगाते हैं कि भारत अपनी इस सबसे जरूरी किताब को हमेशा नया और प्रासंगिक कैसे बनाए रखता है। तो हाँ, यही वो सबसे बड़ा सवाल था, वो सबसे बड़ी चुनौती थी जिसका सामना भारत के संविधान बनाने वालों ने किया। उन्हें एक ऐसा रास्ता निकालना था जो संविधान को वक्त के साथ बदलने की आज़ादी तो दे, पर इतना भी लचीला ना बना दे कि कोई भी सरकार उसे अपनी मर्जी से तोड़ मरोड़ सके। उस वक्त दुनिया में दो बड़े मॉडल थे। एक तरफ था ब्रिटेन, जहां संविधान बदलना एक आम कानून पास करने जितना ही आसान है, यानी बहुत ज्यादा लचीला। और दूसरी तरफ था अमेरिका, जहां यह प्रक्रिया इतनी ज्यादा मुश्किल और सख्त है कि कोई भी बदलाव करना लगभग नामुमकिन जैसा लगता है। तो भारत ने क्या किया? भारत ने इन दोनों के बीच का एक सुनहरा रास्ता चुना, एक ऐसा रास्ता जो ना तो बहुत आसान है और ना ही बहुत मुश्किल। तो सवाल ये उठता है कि किसी संविधान को बदलने की जरूरत ही क्यों है? आखिर इसे एक बार लिखकर हमेशा के लिए क्यों नहीं छोड़ा जा सकता? जवाब बहुत सीधा है, क्योंकि संविधान कोई पत्थर पर लिखी इबारत नहीं, बल्कि एक जिंदा दस्तावेज है। जैसा कि जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में बहुत ही साफ शब्दों में कहा था, अगर संविधान को स्थायी और हमेशा के लिए फिक्स कर दिया गया तो ये एक बढ़ते हुए, बदलते हुए समाज के विकास में रुकावट बन जाएगा। सीधे शब्दों में कहें तो एक कठोर संविधान देश की तरक्की के रास्ते में एक दीवार की तरह खड़ा हो जाता है। तो फिर वो कौन सी चाबी है जो संविधान में बदलाव का दरवाजा खोलती है? वो चाबी है हमारे संविधान का आर्टिकल 368। संविधान के पार्ट 20 में दिया गया ये अकेला आर्टिकल हमारी संसद को ये पावर देता है कि वो एक खास प्रोसीजर को फॉलो करते हुए संविधान में कुछ भी जोड़ सकती है, कुछ भी बदल सकती है, या यहां तक कि किसी चीज को हटा भी सकती है। लेकिन इस पावर पर एक बहुत बड़ी, बहुत जरूरी रोक भी है। 1973 में मशहूर केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि संसद संविधान की मूल संरचना यानी बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं बदल सकती। अब ये बेसिक स्ट्रक्चर क्या है? ये संविधान की आत्मा है, जैसे लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता और कानून का राज। इन्हें कोई छू नहीं सकता। तो ये प्रक्रिया असल में काम कैसे करती है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले संशोधन का बिल संसद के किसी भी सदन, लोकसभा या राज्यसभा में पेश किया जा सकता है, और इसके लिए राष्ट्रपति की पहले से मंजूरी लेना जरूरी नहीं है। फिर बिल को एक स्पेशल मेजॉरिटी से पास होना पड़ता है। कुछ खास मामलों में कम से कम आधे राज्यों की विधानसभाओं की सहमति भी चाहिए होती है। और आखिर में जब बिल राष्ट्रपति के पास जाता है तो उन्हें उस पर अपनी सहमति देनी ही पड़ती है। वो न तो उसे रोक सकते हैं और ना ही वापस भेज सकते हैं। अब एक और दिलचस्प बात, संविधान में हर तरह के बदलाव के लिए एक ही तरीका नहीं है। असल में बदलाव के लिए 3 अलग-अलग रास्ते बनाए गए हैं, जो इस बात पर निर्भर करते हैं कि बदलाव कितना बड़ा और कितना जरूरी है। तो ये 3 रास्ते कौन से हैं? पहला है सिंपल मेजॉरिटी। ये सबसे आसान तरीका है और इसे रोजमर्रा के प्रशासनिक बदलावों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जैसे किसी नए राज्य का गठन करना। दूसरा और सबसे कॉमन है स्पेशल मेजॉरिटी। इसका इस्तेमाल फंडामेंटल राइट्स जैसे संविधान के जरूरी हिस्सों में बदलाव के लिए होता है। और तीसरा, जो सबसे सख्त तरीका है, उसमें स्पेशल मेजॉरिटी के साथ साथ कम से कम आधे राज्यों की सहमति भी जरूरी होती है। ये उन बड़े बदलावों के लिए है जो देश के संघीय ढांचे पर असर डालते हैं, जैसे राष्ट्रपति का चुनाव या जीएसटी काउंसिल। तो हमने ये तो समझ लिया कि ये प्रक्रिया है क्या, पर सवाल ये है कि ये कितनी अच्छी है, क्या ये परफेक्ट है? इस पर एक्सपर्ट्स की राय बटी हुई है। तो चलिए इसके पक्ष और विपक्ष दोनों तर्कों पर एक नजर डालते हैं। जो लोग इसकी आलोचना करते हैं वो कुछ बड़े सवाल उठाते हैं, जैसे सारी की सारी पावर सिर्फ संसद के ही हाथ में क्यों है? राज्य कोई संशोधन क्यों नहीं शुरू कर सकते? अगर लोकसभा और राज्यसभा में किसी बिल पर सहमति न बने तो कोई जॉइंट सिटिंग का रास्ता क्यों नहीं है? और राज्यों को अपनी सहमति देने के लिए कोई टाइम लिमिट क्यों नहीं दी गई है? लेकिन इन आलोचनाओं का भी एक जवाब है, और वो जवाब खुद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान सभा में दिया था। उनका तर्क था कि संविधान बनाने वालों ने जानबूझकर एक आसान और प्रैक्टिकल प्रक्रिया बनाई ताकि देश की जरूरतों के हिसाब से संविधान वक्त के साथ आसानी से बदल सके और विकसित हो सके। और ऐसा सिर्फ भारतीय ही नहीं मानते, दुनिया के जाने माने संविधान विशेषज्ञ केसी वीयर ने भी सिस्टम की बहुत तारीफ की थी।
उन्होंने कहा था कि संशोधन प्रक्रिया में ये जो अलग-अलग तरीके हैं, ये बहुत बुद्धिमानी भरा कदम है और ऐसा संतुलन बहुत कम देखने को मिलता है। तो आखिर में इस पूरी प्रक्रिया पर क्या कहा जा सकता है? इसका फाइनल वर्डिक्ट क्या है? देखिए, कुल मिलाकर बात यह है कि ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल, बहुत ही कामयाब सिस्टम साबित हुआ है। ये सिस्टम सत्ता में बैठी पार्टियों को अपनी मनमानी करने से रोकता है, लेकिन साथ ही देश को बदलती दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने की ताकत भी देता है। ये एक बेहतरीन संतुलन है। शायद सबसे जबरदस्त तारीफ तो मशहूर इतिहासकार ग्रैनविले ऑस्टिन ने की है। उन्होंने कहा था कि ये संशोधन प्रक्रिया संविधान के सबसे शानदार तरीके से डिजाइन किए गए हिस्सों में से एक है। उनके शब्दों में, इससे बेहतर की कल्पना करना भी मुश्किल है। तो पिछले 70 से ज्यादा सालों से इस प्रक्रिया ने भारत की बहुत अच्छी तरह से सेवा की है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि क्या यही सिस्टम, यही प्रक्रिया भविष्य की उन चुनौतियों के लिए भी तैयार है जिनके बारे में आज हम सोच भी नहीं सकते? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें आने वाला वक्त ही देगा।